कि जो भी रेस्ट करे ना वो अभी कर ले। पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, सबसे बड़ी समस्या रहती थी, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि बच्चे फाउंडेशन पास कर लेते थे और इधर उधर से मौका चौका मारकर इंटर भी कर लेते, हो जाती थी इंटर। एक अटेम्प्ट नहीं तो दो अटेम्प्ट सही। कोई कुंभ का मेला तो था नहीं, नवरात्रा थी, हर 6 महीने बाद तैयार थी। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। और फाइनल में हम भटक जाते थे, लटक जाते थे। आईसीआई ने इस चीज को सोचा और 2-3 साल से ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है कि सबसे जो टिपिकल टास्क है ना वो इंटर है, तो हमें उस लेवल की मेहनत इंटर में करनी पड़ेगी। अच्छा, इन्होंने बोलने को तो कोर्स को छोटा कर दिया। छोटा कर दिया मतलब, पता है आपको, पहले हमारे इंटर में 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अच्छे से 8 ही पढ़े थे क्या? और उसमें भूमिका नहीं, देविका ने 8 ही पढ़े थे, ऐसा मतलब उसको क्या, 8 में 6 ही पढ़े थे शायद। कितना राजी हो रहे हो? हमें केवल 6 ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। मैं भी सोचा था, सच्ची में सोचा था 2 साल पहले कि यार 6 सब्जेक्ट तो बहुत इजी हो गया। आईसी ने बोला ऐसे कैसे, रुको जरा, मैं आईसीआई हूँ, मैं स्त्री हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो वही कि मैं आईसीआई हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो आईसीआई ने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया और अब 6 सब्जेक्टों में इन्होंने वास्ट सब कुछ कर दिया। ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि सर हमारे 6 सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा, आज तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, है ना। हम्म, राशि में तो 6 ही पढ़े थे। अच्छा, तुम सबके सब 8 वाले तो भाई बहन हो गया। अच्छा, तो तुमको लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ कम पढ़ना है। कोई बात नहीं। अब सीए इंटर में आपके 2 ग्रुप हो गए, पहले भी ग्रुप 2 ही थे। ठीक है जी। सर ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है केवल। अकाउंट्स का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, एडवांस अकाउंट्स। एक सब्जेक्ट इनका है लो, और तीसरा है इनका टैक्सेशन। बस। सर अब एक बात समझने की कोशिश करना, ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट आपका हो गया ऑडिट, कोस्टिंग, और तीसरा एफएम एंड एस। बस इतना ही कोर्स है। इतना करते इंटर पास हो जाएगा। ठीक है। चलो सर, इसको थोड़ा और समझो, समझते हैं सर। सर पहले अकाउंट्स नाम था, इन्होंने एडवांस अकाउंट्स क्यों रख दिया? हमारे टाइम पर मतलब 3 साल पहले इंटर में जितने भी चैप्टर्स थे अकाउंट्स के अंदर, उनमें से जो चैप्टर्स इजी चैप्टर्स थे, जो बच्चे को हेल्प करते थे कि तू इंटर पास हो जा, वो सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स निकाले, वो चैप्टर्स निकालकर इन्होंने फाउंडेशन में डाल दिए। सर क्या बात करो, ऐसे कौन से चैप्टर्स थे? तो सुनो, आपके फाउंडेशन अगर आपने पढ़ी है तो उसमें चैप्टर हुआ करता था बोनस। हाय राम, पहले हम इंटर में पढ़ा करते थे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये सब चैप्टर्स हम हमारे टाइम पर मतलब 3 साल पहले तक। कौन आ गया भाई? हाँ, ये हाँ, ये आज ही है, कल ही है। हाँ, मिल ली क्या तो? ठीक। तो हुआ क्या कि ये चैप्टर्स इन्होंने निकाल कर फाउंडेशन डाल दी। अब अकाउंट्स में बचा क्या फिर?
कृष्णा बोलेगा सर आपने जब आधी अकाउंट से निकालकर इनकम्प्लीट एनपीओ पार्टनरशिप रिडम्पशन बोनस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सब निकाल के आपने कहाँ डाल दिया फाउंडेशन में, तो फिर इंटर में क्या बचा? फिर इंटर में क्या बचा? तो बेटा इंटर में क्या बचा सुनो, जैसे ने बोतल गिराई ना वैसे सब गिर गया। आपके सीए फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, वो पूरा सीए फाइनल उठाया एएस का और इन्होंने कहा डाल दिया इंटर के अंदर डाल दिया। तो मतलब जो सब्जेक्ट सबसे इजी सब्जेक्ट हुआ करता था वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आराम से सब चीज सुनते रहो, आनंद लेते रहो, मजे लेते रहो, डरते रहो, सब चीज साथ में चलेगी। ठीक है ना? तो अब आपका अकाउंट बड़ा शानदार हो गया। ठीक है, लो में ऐसा कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, टैक्स अपने आप में ही एक पूरा ग्रंथ है, टैक्स एक्चुअली पूरा ग्रंथ है। अच्छा, टैक्स के साथ और मैं आपको बताऊं, टैक्स में हम दो टैक्स पढ़ेंगे, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा पढ़ेंगे हम गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? जीएसटी। इनकम टैक्स हम पहली बार पढ़े, सॉरी, हम हम पहली बार पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट चेंज कर दिया सरकार ने पूरा, 1961 एक्ट हुआ करता था, उसको पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। तो हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो नया एक्ट है हम वो पहली बार पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जनवरी तक तो वो लागू नहीं था, फर्स्ट टाइम मई से सितंबर से वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है सर, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स का एंड 50 मार्क्स। लो जी सर, अच्छी बात है। ठीक है सर, अब बात करते हैं इसकी। सर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसका एग्जैक्ट नाम होता है, ये आपके सेकंड ग्रुप में ऑडिटिंग, कॉस्टिंग और एफएम। ठीक है, इसके अंदर एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बाद में दिखा दूंगा, सब चीजें आपको दे देना। 50 मार्क्स की आएगी, ये भी 50 मार्क्स, ये आपको एक बेस होता है। ठीक है जी, चलो अब सर ये आपका एक पैटर्न हो गया जी। ठीक है सर, हमारे पेपर आता कैसे है? एक दुनिया में एक कहावत है कि इंसान के पास जो होता है उसको वो नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए होता है। क्यों देवेश गलत बोल रहा हूँ मैं? अगर आपके पास पैसे ज्यादा है ना तो पैसे चाहिए ही नहीं आप, ये हकीकत है। मतलब एक समय था जब देश आजाद ही हुआ था, तब लोग बोलते थे कि सब पैसा होएगा ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी निकलेगी। आप लोगों के पास पैसा हो गया तुमको शांति चाहिए, वो सब जगह लागू होता है, मैं चाहे कहीं ले लेते, यहाँ देख ले। मतलब आज से 3 साल पहले लोग बोलते थे कि साहब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्टिव पेपर्स लेते हो, सब्जेक्टिव पेपर्स लेते हो, सब्जेक्टिव पेपर्स लेते हो। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या, कोई कैसे चेकिंग कोई करता है, कोई कैसे चेकिंग करता है, एक काम करो एमसीक्यू कर दो, एमसीक्यू कर दो। आईसीआई ने तुम्हारी बात मान ली। आईसीआई ने बोला कि कोई बात नहीं, आपका हर पेपर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा 70% और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं एमसीक्यू को, ऑब्जेक्टिव होगा 30%। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 30%। और यहां पर भव्या खुशखबरी, और क्या चीज जिंदगी में, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो गया, 1 रुपए की नहीं। मतलब तू जय माता दी अब ढंग से कर सकती है, कितनी करेगी लेकिन, कितनी करेगी? खूब भर भर के नेगेटिव मार्किंग होती थी, आपकी फाउंडेशन में हटा दी। लेकिन वही बात कि हम भी खुश हुए थे कि ऑब्जेक्टिव आ गए, एमसीक्यूज आ गए तो मार्क्स आएंगे। अब कहानी ये हो गई कि आईसीआई ने जो 100 मार्क्स में पढ़ा था ना,
वो 70 का ही पेपर वही, रिश्ता वही, सोच नहीं, पेपर वही, और वो 70 का कर दिया, एमसीक्यू बढ़ा दिया, और एमसीक्यू भी ये लेवल के जिसकी हद नहीं, ये लेवल की जिसकी हद नहीं है। भाई एक क्वेश्चन इनको देना, एक एग्जांपल बताता हूँ, एक चैप्टर करेंगे हम, पहले करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अब वो क्वेश्चन की साइज जो है वो इतनी बड़ी कि वो 20 मार्क्स का आएगा, वो कम नहीं हो सकता। अब आईसीआई मैक्सिमम क्वेश्चन 14 मार्क्स का देता है, क्या करेगा? तो क्वेश्चन भाई 20 को काटे 14 कर देगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदे नुकसान हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, लेकिन आपका पैटर्न समझ में आया कि हर सब्जेक्ट में 70% कैसे आता है, सब्जेक्टिव योग्यता, और ऑब्जेक्टिव कितना आता है, 30%। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो जी, डन है? डन है सर। अब चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे। सर जैसे हमारे फाउंडेशन में अकाउंट्स प्रैक्टिकल होता था, बताना भी, तुम बताना, भव्य तुम बता दो सर, अकाउंट्स प्रैक्टिकली होता था, ठीक है, वो आइडिया नहीं है। लो थ्योरेटिकल, मैथ प्रैक्टिकल, इको क्या मानते हैं, दोनों, ठीक है। तो अब हम हमारा थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ का देखते हैं, ऐसे होता था कि जनरली कंफ्यूज होता, तो इको आई थिंक कॉम्बो था दोनों का, जिन्होंने पढ़ा है। अब सुनो, थोड़ा सा समझे इस चीज को। तो आपका कोस्टिंग है प्रैक्टिकल पूरा, ये है थ्योरी। एफएम होता है प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम होता है थ्योरी, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब जहां प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, और थ्योरी मतलब केस स्टडी, मैं केस स्टडी को थ्योरी बोल रहा हूँ, मैं केस स्टडी को थ्योरी बोल रहा हूँ, अगर मैं केस स्टडी को भी प्रैक्टिकल बोलने लग जाऊंगा तो फिर हमारे यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। टैक्सेशन की बात करें, ये सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया, प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन एक समस्या है सर, आपको पढ़नी थ्योरी है, पेपर आएगा प्रैक्टिकल। अच्छा कैसे? जैसे आपने लॉ में पढ़ा होगा, आप प्रोविजंस पढ़ते थे, लॉ में पढ़ते थे प्रोविजंस, वे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करते थे। अब हम यहाँ प्रोविजंस पढ़ेंगे, जैसे कि टैक्स में 1 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता, फिर अगले 2 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ में चलेगी। तो इसको अगर आप बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी साथ में बोल सकते हो। ये आपका प्योर थ्योरी होता है, और ये होता है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। अकाउंट्स में थ्योरी, हाँ सर, केस स्टडीज आती है, कुछ एएस आते हैं हमारे जो थ्योरेटिकल फॉर्म में हमें लिख देना, ठीक है। ये आपका सी एंटर का पूरा बेस है जो हमारे आएगा। बोलो, कुछ पूछ रहा हो इसमें तो बोलो। नहीं जी, ठीक है सर, बातें और करते हैं। सर पेपर आएगा कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स के आएंगे। तो पहला पेपर कितने मार्क्स का हुआ, पहला ग्रुप 300 का, ये भी कितने का हुआ, 300 मार्क्स का होगा। हमें लाने कितने कितने हैं? वही सेम फाउंडेशन वाला। साची हर पेपर में कितने मार्क्स लाने पड़ते थे वहां पर, 40 मार्क्स, ठीक है, और एग्रीगेट 50 मार्क्स, ऐसा ही होता था। तो इसको और समझे अपन, तो मुझे ग्रुप 1 में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के, ना 150। और ग्रुप 2 में भी कितने लाने पड़ेंगे, हम्म, ग्रुप 2 में कितने लाने पड़ेंगे, 150। लेकिन अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो मुझे कितने लाने पड़ेंगे। सर इसमें क्या नया, क्या है, ये तो बेसिक बात है, नहीं नया है। आप समझना कृष्णा, हुआ क्या कि आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए,
पहले ग्रुप में मार्क्स आ गए 130 और दूसरे ग्रुप में आ गए 170। तो कायदे से पहला ग्रुप पास नहीं हुआ क्योंकि 150 नहीं आए, और ग्रुप टू पास हो गया क्योंकि उसमें 150 से ज्यादा आ गए। 170 आए और यहाँ कितना है? 130। ठीक है, लेकिन दोनों का टोटल लगाया तो कितना आया? तो दोनों ग्रुप पास हो। ये फायदा होता है दोनों ग्रुप साथ अपने को करते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना एक सिस्टम रहता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की कॉपी नई नहीं लानी है, कोई कॉपी खाली नहीं रहेगी, बताया हुआ आपको। ठीक है, विश्वास रखो, हर सब्जेक्ट की 3-4 कॉपियां भर देंगे तो मस्त बनेंगे, बिंदास होकर। एक बार लिख लो इसको पूरा, फिर आगे बात। कॉपी लाए हो क्या? ले लाओ तो निकालो, हिम्मत करो, हिम्मत करनी पड़ेगी। कृपा करके कल से नई कॉपी ले आए, नहीं आप पिछले बैकलॉग ही खत्म करते रह जाओगे। हाँ, ठीक है, होगी जी बातें। ठीक है, चलो सर, टाइमिंग क्या रहेगा अपना? वो कहानी तो है नहीं देखो मेरी कि सुबह 8:30 बुला लिया, शाम को 6 बजे तक बैठ, हाथ जोड़े, इतना मैं आप लोग पढ़ सकते हो, मुझे पता है ना कोई हो सकते हैं। अपना टाइमिंग रहेगा सुबह 8:30 से लगभग 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम, बस।
ठीक है, लेकिन उसके बाद घर पे पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो आपके हाथ में है, लेकिन इससे ऊपर मैं नहीं पढ़ाता, कभी नहीं पढ़ा। ठीक है सर, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे अपन? अभी तो इस वीक तो अपन 11:30-12 बजे तक का टाइम रखेंगे। ठीक है, और फिर फ्रॉम द मंडे अपन अपना टाइम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है ना? अभी हम पढ़ेंगे सर एडवांस अकाउंट्स, लो, इनकम टैक्स, सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं चालू हो सकते, और एक एसेट। ये 4 सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, आपका ऑडिट चल रहा है, वो चलता रहेगा ऐसा। मैं करा दूं आपका। ठीक है, चलो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे ना, कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ऑडिट की चलेगी कि कैसे हम चल जाएगी इसमें? तो वो क्रॉस हो जाएगा ना। चलो वो करा दूंगा, मुझे ध्यान रखना है ना, एक सब्जेक्ट को बढ़ा देंगे धीरे धीरे। चलो, तो ये आपका एक पैटर्न रहेगा। अब सर बात कहाँ है कि सर अभी अपन स्टार्ट क्या करने वाले हैं? एडवांस अकाउंट्स। सर लिखो, पहली कॉपी नाम डाल दो एडवांस अकाउंट्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स। अच्छा सर, एक तो बताया नहीं सर, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है? वो सर आपने बताया नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? देखो, 6 सब्जेक्ट है। आईसीआई जिसमें चाहेगा ना, उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब हमें 6 सब्जेक्ट सेम लेवल से पढ़ने पड़ेंगे। पिछले 2-3, मतलब जब से पोस्ट चेंज हुआ है तब से मैं आपको बताऊं, कोई टाइम पे कोस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल सब्जेक्ट हुआ करता था। और पिछले 1 साल 2 साल से बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कोस्टिंग। मतलब आप सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कोई टाइम पे जो सबसे वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट में हुआ करता था, अब वो सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया। वो इसलिए इजी हो गया कि बाकी बहुत हार्ड होगा। सिस्टम में सही बोल रहा हूँ? पहले, अच्छा पहले पता है, हम हमारे टाइम पे, हमारे टाइम का मतलब 2-3 साल पहले की बात हो ना, हमारे टाइम पे अकाउंट्स का सब्जेक्ट को हम कोई सब्जेक्ट ही नहीं मानते थे। अकाउंट्स के लिए अगर हम बोलते थे, कैसे बोलते थे, यार ठीक है कर लें, कभी कर लेंगे। अगर मैं मेरी खुद की बताऊं, तो मैं सीए इंटर की अकाउंट्स का 80% पार्ट 12th में और फाउंडेशन में पढ़ चुका था कोई टाइम। तो इंटर में तो कुछ लगती नहीं थी। लेकिन अब अकाउंट्स का लेवल इन्होंने मस्त मस्त लेवल का अकाउंट्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, लो शानदार रही, आपको पता ही है। अच्छा, एक खुशखबरी, लो का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन से 40% ही है। मतलब फाउंडेशन में लो का लेवल ये होता था, इतना लेवल कि बच्चों को फेल करना है तो लो में करेंगे। और आप में से भी मोस्टली मार्क्स कमाए हो किसमें आए हैं? लो में। कोई 40 वाला बैठा होगा, कोई 42 वाला बैठा होगा, है ना? किसी कितने बच्चों के 60+ मार्क्स आए हैं लो के अंदर? बस एक जने के। ठीक है, तो वो होता था। अब ऐसा नहीं है, अब लो में मस्त आएंगे मार्क्स, अब आते हैं। ठीक है ना? और तुम्हारे तो ये भी रह गया था, भव्या हो गया, कृष्णा हो गया, अपने लेट भी तो चालू की क्लास, उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब लो इतना हार्ड नहीं है। मेन सबसे बड़ा रायता फैलता है अकाउंट्स में और टैक्सेशन में और ऑडिट में। और दो तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, दो तो छोड़ देता हूँ। तो ये इसकी कहानी रहती है पूरी की। ठीक है जी, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे, पहले अकाउंट स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है जी, लिखो एडवांस अकाउंट्स। चलो सर, अकाउंट्स आपको कितने मार्क्स का आएगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 100 मार्क्स का। ठीक है सर, अकाउंट्स को इन्होंने दो भाग में बांटा है। कैसे? एक तो चैप्टर्स, जैसे अपन आज तक पढ़ते हैं, एक चैप्टर कोई भी हो गया, डेप्रिसिएशन का चैप्टर हुआ करता था, जैसे
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ करता था, एक चैप्टर्स हो गए। एक उसके अलावा एक सब चीज और जुड़ गई मेरे यहाँ पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? जैसे हमारे समाज में गीता नहीं होती क्या? जैसे अकाउंट्स की गीता को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, कि अकाउंट्स में कैसे काम करें, कोई चीज को हम कैसे लिखें। जैसे आपने आज तक डेप्रिसिएशन लगाया है, कौन सा मेथड से लगाया है? एसएलएम से, डब्ल्यूडीबी से लगाया लगाया है ना? लेकिन वो लिखा हुआ कहीं तो होगा। फिर एसएलएम है तो कहीं लिखा हुआ तो होगा ना? वो कहाँ लिखा होता है? आपने, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक महक चैप्टर पढ़ा था हमने, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला, फाउंडेशन में। उसमें इन्वेंट्री को किस पे दिखाते थे? कॉस्ट पे या एनआरवी पे? विच एवर इज लोअर। ये लिखा हुआ कहाँ था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ रहे हो? तो मतलब हम जो करेंगे वो कहीं लिखा हुआ तो है। भाई आज तक चलो, आज तक आपने जो किया वो क्या किया? गुरुजी ने बोला वो किया, वो ठीक था, इट इज ऑफ था। बट अब समझो सी वो चीज आई कहां से? भाई कोई भी चीज का कोई बेस तो होता ही है। हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कहीं लिखा हुआ तो है। आपको मैंने बता दिया, आपने मान लिया। हमें किसने बताया? कल हमें कोई बोल दे कि आपने इन्वेंट्री को पोस्ट एनआरवी विच लोअर क्यों किया भाई? आप गलत हो, ऐसे करना चाहिए। अरे ऐसे क्यों करें? क्योंकि मेरा ग्रंथ बोलता है कि साहब आपको ऐसा करना। मेरे ग्रंथों का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बात समझ में आई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पढ़ने हैं। अब हम समझेंगे कि ये चीज लिखी भी कहाँ है। वही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी हम करेंगे जो आपने करी थी, लेकिन अब उसको करने का पर्पस, कि वो लिखा हुआ कहाँ है, वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है जी, वो हम डिस्कस आपसे करेंगे। गॉट इट? आपके अकाउंट्स में अब खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। मतलब हमारे सी इंटर लेवल पे क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी है। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? ज्यादा नहीं है वैसे, ओवरऑल अगर बात करें 1 से लेकर 32 तक होते हैं। हमारे कोर्स में 1 से लेकर 32 तक ही है। मतलब सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने हमारे सी इंटर में डाल दिए। सो सी फाइनल में क्या है? सी फाइनल में इंड एएस है, वो अलग चीज होगी, छोड़ो चीज। ठीक है। तो सर चैप्टर्स क्या हो गया? एक्चुअल में कुछ एएस प्रैक्टिकल फॉर्म में होते हैं। कुछ एएस कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल फॉर्म में होते हैं, तो वो हम चैप्टर्स की फॉर्म में बोल देते हैं उसको। बाकी को हम थ्योरेटिकल वालों को अकाउंटिंग स्टूडेंट बोल देंगे। हाँ, हेलो। सर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे साथ साथ में लिख सकते हो आप फिर, है ना? हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे जो हमें पढ़ने हैं? पहला पढ़ना हमें इंटरनल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट। तीसरा पढ़ना हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस पढ़ा होगा ना आपने 12th क्लास में। और हमें क्या पढ़ना है सर? अमालगमेशन। क्या पढ़ना है? अमालगमेशन पढ़ना है। सर उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। सर उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? बायबैक ऑफ शेयर्स। शेयर्स। ठीक है। एक हमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो सर, ये हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं बस। ठीक है। सर अगर हम इसको डिफाइन करें कौन सा कितने मार्क्स का आता है, हमारे आईसीआई के यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि जैसे 12th में होता था ना शायद आपके, कि इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। में एक आइडिया है कि लगभग इतने मार्क्स का आता है। ठीक है ना? जैसे हम बात करें सीएफएस में से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। ठीक है। अगर हम बात करें अमालगमेशन की, तो 14 मार्क्स का इसमें से आता है।
ये तो फिक्स है, ठीक है। अब हम बात करें और, तो इन दोनों में मिलाकर 14 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इन तीनों में मिलाकर भी कितने मार्क्स का आ जाएगा? 14 मार्क्स का। कितने हो गए? 14 खोल जा, कितने हुए? हम्म, एक दो तीन से कितने हुए? 56 हुए। इसको अगर और करना चाहे तो मैं बोल सकता हूँ ये 20 मार्क्स के आ जाएंगे। अभी फिक्स नहीं है कि किसमें से कितना आएगा। हाँ, इन दोनों का मोस्टली फिक्स रहता है, अमालगमेशन और सीएफएस में से क्वेश्चन पक्का आता है 20-20 मार्क्स का, ठीक है ना। बाकी का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स का हो गया? देखो 14 इंटू 3 प्लस 20, 62 मार्क्स का ये आए। तो अब एएस कितने मार्क्स के आएंगे आपके? लगभग 50 से 55 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारी गणित ही नहीं बेटी। अरे अपने पेपर 120 मार्क्स का आता है ना कि 100 का आता है। हमें करना 100 का होता है, हमें करना 100 का होता है, ठीक है सर। अब और हम बात करें, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ इस चीज को। यहाँ तक ओके है सर? ओके है। इन यहाँ पर भी ये चैप्टर्स है लेकिन एएस की फॉर्म में है। आज तो ये सब चीजें कहानी करनी पड़ेगी, भविष्य में दिक्कत नहीं आए बाद में। रोज एएस 13 तो ये हो गया आपका। कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस 3 होता है, ठीक है। अमालगमेशन एएस 14 होता है। सीएफएस जो है उसमें एएस 21, 23 और मैं बता दूं मैडम, आप बताओगे तो चुप हो जाओ। हाँ, 27। ये 3 एएस होते हैं, ठीक है जी। एएस 1, एएस 23 और एएस 26, ये 3 एएस यहाँ पर आते हैं, ठीक है जी। चलो सर ये कहानी हो गई। तो सर बाकी एएस, बाकी सब एएस यहाँ पर आएंगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं सर। सर कैसे? आप चाहो तो नीचे डायग्राम बना लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। एक तो प्रैक्टिकल एएस, और एक को हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकली, अच्छा वर्ड लिखेंगे रिपोर्टिंग एएस। रिपोर्टिंग एएस मतलब जो थ्योरेटिकल फॉर्म में है, जो रिपोर्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एएस कौन सा है? इन्वेंट्री वाला। इन्वेंट्री को हम किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट और एनआरपी विच एवर इज लोअर पर, वो प्रैक्टिकल बात हो गई। लेकिन आराम से हमें पी&एल अकाउंट कैसा बनाना चाहिए? पी&एल अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंसेस दिखाने चाहिए, क्रेडिट में इनकम दिखानी चाहिए, असेट्स को बैलेंस शीट पे दिखानी चाहिए। वो तो रिपोर्ट करना कि कोई चीज को हम कहाँ दिखाएं, उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग एएस। इसको हम थ्योरेटिकल एएस भी बोल सकते हैं, इसमें थ्योरेटिकली फॉर्म में चीजें आएंगी। तो सर अगर हम प्रैक्टिकल एएस की बात करें तो हमारे कोर्स में कौन कौन से आएंगे? अगर हम बात करें एएस 2, नाम ही लिख लो खाली, ये लिख लो खाली पर। एएस 3 में वहां लिखा चुका हूँ। एएस 4, 5, 6, 7, एएस 7, एएस 8 है नहीं, 9, ये 10, एएस 11, एएस 12, 13, 14 हो गया, 15 नहीं आएगा, 16, एएस 17 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 19, एएस 20, 21, 22, 23 हो चुका वहां पर। एएस 26, एएस 28, बस ये एएस यहाँ रहेंगे। और रिपोर्टिंग एएस में कौन कौन से आएंगे सर? एएस 1, 4, एएस 5, एएस 9, एएस 13 हो गया, 11, 12, 13, 14 हो गया, 15, 16 हो गया, 17, एएस 18, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 वही आ गया, 22, एएस 22 यहाँ आएगा, ठीक है। एएस 23 हो गया, वहां पर एएस 24,
ES 25, ES 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ES 22। ठीक है, इसने बोला सर ये चीज लिखा के हो रहा वही करा देता ना, नहीं भी एक्चुअल में क्या है, एग्जाम टाइम पे हमारे पास रहेगा समय, ये चीजें क्यों लिखाई जाती है, एग्जाम टाइम पे हमारे पास वही एक दिन या 2 दिन मिल रहा है, तो जब वहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी ना, हमें पहले किसको करना, तो उसके लिए वक्त ये चीज जरूरी आती है कि सर पहली प्रायोरिटी किसको दें। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पर मैं 5 चैप्टर कर 60 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, तो बाकी चीजें बाद में करूंगा। ठीक है, और इनमें भी अगर हम बात करें तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि प्रैक्टिकल एएस आपके लगभग 35 से 40 मार्क्स के आएंगे, और रिपोर्टिंग एएस केवल 15 से 20 मार्क्स के। और सबसे ज्यादा बोरिंग हमें रिपोर्टिंग एएस ही ऑब्वियसली करते हैं। तो जब मैं एएस इतने सारे कराऊंगा ना, अब देखो नाम कितने सारे लिखा दिए लिखाने को, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एएस। अब 11 एएस खाली 15 मार्क्स के आएंगे, मुझे कराने सारे पड़ेंगे कि मेरा काम है, और मुझे करने भी ऑब्वियसली सारे हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले देखो होता क्या है, सारा खेल एग्जाम से 2 दिन पहले का होता है, सारा खेल उसी 2 दिन पहले का ही है। अब उसमें हमारे कई बार कुछ फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कुछ तबीयत के इश्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। अब हमें कई बार बहुत बार सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम करें क्या। तो उस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी होती है मैं करूं क्या पहले, कि कम से कम इतने तो स्कोर कर लूं, 70 80 मार्क्स। और अगर मैं इसको साहब मैं तो सीक्वेंस वाइज करूंगा, एस 1 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, 9 करूंगा, इतने टाइम खत्म हो गया, तो उसका औचित्य क्या है, इसमें पेपर ही कम आता है। मुझे समझा कृष्णा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे पास प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना, मुझे करना क्या है पहले, कि जो स्कोरिंग भी हो। हमारा कोर्स अभी जैसे आज इस बार AIR 1 आई है, उसकी 505 मार्क्स आए। ठीक है, 505 का मतलब कितने हुए, 80%, मतलब 20% कोर्स तो उसका भी गलत है। आप समझ ना, 20% तो उसका भी गलत। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी, हाँ देखो अब क्या है, जैसे से अब आगे बढ़ेंगे ना, वैसे से कोर्स इतना वास्ट होगा जिसकी हद नहीं है। तो वहां पर बहुत बार मुझे प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है, किसको मैं प्रायोरिटाइज। तो एक अगर हमें वे मिलता ना, बोलते हैं ना, आपको पास होने के लिए 70% कोर्स करना है खाली, जिसमें से 90% पेपर आए, तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए पेपर आता किसमें से आता है। इतनी सारी कहानी हमने इसी के लिए लिखी, अदरवाइज हम स्टार्ट तो कब का ही कर देते इसको। ठीक है, लेकिन पहले पता होना चाहिए हमें करना। गॉट इट। हाँ, इनके नाम जान के करोगे भी क्या, जब जिसका नंबर आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा बेस हो गया अकाउंट्स का। सर कितना टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट को करने में, अब वो काम की बात है। सर लगभग 3 मंथ्स। रोज का लेक्चर रहेगा 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का, जब जाके अकाउंट्स आपकी कंप्लीट होगी। और जैसे से एक एक सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा, हम दूसरे सब्जेक्ट को स्विच करते जाएंगे। ठीक है जी, ये अपना रहेगा 3 महीना मैक्स टू मैक्स है, कम लगे तो अच्छी बात। ठीक है, तो ये अपना पूरा सीन रहता है। पढ़ाई करनी कैसे है, एक हवा नहीं बनाना, बस ये ध्यान रखना है कि जितना क्लास में करा दे उसको हम घर पे जाके कर ले, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैं ये भी कर लूं और मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, नहीं, जितना है उसको ढंग से करो। और जिग्नानी जी, फाउंडेशन में मार्क्स कम आते हैं तो अफसोस करने के लिए मौका होता है, इंटर लेवल पे वो नहीं होता। ठीक है, मेरा ही नाम राशि है कृष्णा गुप्ता, कृष्ण अग्रवाल, पास हो गया होने को तो इंटर में, लेकिन वो बना के भेजूंगा, बना ही नहीं इस बार मैंने, आलस हो गया इस बार, वो बनवाऊं मैडम को बोल रखा है। उस बंदे ने 50% क्लासेस नहीं ली थी, क्योंकि वो 12th में भी नहीं लेता था। तो उसको आज अभी सुबह बात कर रहा था कि सर मैं अगर ले लेता तो मैं और अच्छे मार्क्स लेता।
तो ये अब सबसे मेन टाइम आपका अभी है, ठीक है ना? कुछ नहीं करना आपको, ऐसा नहीं है कि आज जाते ही 18 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। लेकिन जितना होमवर्क दिया जाए उतना होमवर्क करके लाना, शिद्दत से, बस। तीसरी कोई बात नहीं, ठीक है? आप बड़े हो गए, बच्चे हो नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि मैं रोज आपकी कॉपियां चेक करूं। नहीं, मेरे से करी जाएगी, हो सकता है कोशिश करूंगा कि चेक करूं, क्योंकि मेरे को भी कूटने में मजा बहुत आता है, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि मैं सबकी कॉपियां रोज चेक करूं। आपका खुद का विवेक रहेगा, आपका खुद का डिसीजन रहेगा कि हमें हमारा टाइम पर कोर्स पूरा करना है, ठीक है ना? होमवर्क दिया, मैं तो अगले दिन बढ़ जाऊंगा, अब नहीं पूछोगे कुछ मेरे से तो, ठीक है? अब आपका खुद का विवेक रहेगा कि सर ये चीज बाकी है, हमें ये चीज करनी है, इसको वापस करो, ठीक है ना? तो ये चीज आपको खुद करनी है। दूसरी बात, कोशिश करेंगे कि सब चीजों को जितना समझ सके उतना समझे। ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया और हो गया, नहीं। जो चीज दिमाग में नहीं घुसी उसको 10 बार पूछो, मैं 11 बार बताऊंगा। नहीं पूछोगे, एक बार भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? 10 बार बताऊंगा एक चीज को कम से कम, और 10 तरीके से बताऊंगा, ये भी गारंटी है, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा मेरे, ठीक है ना? कि सर ये चीज क्यों हुई? प्रोविजंस जहां जाते हैं वहां मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स है, 1 लाख रुपए तक टैक्स, इस बार मोदी जी ने 12 लाख तक टैक्स नहीं लगाया, पता है आपको? हम पढ़ेंगे, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, मतलब सब चीजें पढ़ेंगे जो आपने सुना होगा कानों में। वहां मत बोलना सर मोदी जी ने 12 लाख ही क्यों किया, 13 लाख क्यों नहीं किया, तो साहब उसका आंसर नहीं है मेरे पास। हाँ, ठीक है ना? लेकिन जो चीज प्रैक्टिकल होती है उसको हम उस तरीके से फ्रेम में समझ पाए, ठीक है ना? बिंदास होके पढ़ेंगे, बिंदास होके आराम से। सितंबर में एग्जाम लगता है अपना। सितंबर में एग्जाम कब है? सितंबर में कब है? तो तुम्हारा मई में है ना? सितंबर में है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नहीं मई, जून, जुलाई, अगस्त। 31 मई तक कोर्स अपना पूरा हो जाएगा, एनी हाउ हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो, सब सही रहे तो 30 अप्रैल तक ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन 3 महीने मोर देन सफिशियंट होते हैं। फिर आपके पास 9 महीने तो बचे हैं शायद, लगभग लगभग। नवंबर आधा हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 10 महीने हैं। 10 महीने में से 1 महीने तो बीकॉम खा जाएगी आपकी, बीकॉम का एग्जाम भी तो है, वो रायता भी तो फैलेगा भी। बीकॉम कर रहे हो ना सारे के सारे? हो गया, बीकॉम कर रही है क्या मोतीलाल? प्राइवेट रेगुलर? है? प्राइवेट कोई है कि तुम्हें से रेगुलर भी ना लायक? ये भगवान। तो और राम राम कर रही है फिर बता रही है? कौन सी कॉलेज से है? ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चुनाव होंगे तो उठा के ले जाएंगे, वोट दे के आना है, अगर हुए तो चुनाव। हो गया 1-2 साल से वो भटकते हुए आते हैं। हाँ, तो कह रहे हो 1-2 साल से भटकते हुए आते हैं, कोई साल में चालू हो जाता है। अच्छा है कि इसीलिए प्राइवेट करने का फायदा है कि वहां जाना नहीं पड़ेगा, और रेगुलर करने का फायदा है कि वहां के आनंद लेके आ सकता है। लेकिन ठीक है, तो आपको 2-3 प्रैक्टिकल सीट्स एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, दोस्त कब काम आएंगे आपके, ठीक है? तो ये आपका सिस्टम, ठीक है जी, हाँ ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं। अभी तो एक एग्जाम तो आपका शायद जनवरी में ही लग जाएगा, वो कायदे से लगना चाहिए दिसंबर में या नवंबर में। लेकिन ठीक है, आईसीआई की मेहरबानी है तो है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कायदे से नवंबर में लगना चाहिए और दूसरा मार्च में लगना चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी के समझ में ही नहीं आता कि उनको करना क्या है। वो मई तक तो ना सेकंड, क्या बोलते हैं, एग्जाम देते हैं, कब तो रिजल्ट देंगे, कब भगवान जाने क्या करें। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम सबके सब फर्स्ट ईयर में हो, लगभग लगभग सबके सब, है ना? तो जो फर्स्ट ईयर में उनके तो वैसे में हो जाएगी, लगभग सब चीजें यहाँ हो जाएंगी, और सेकंड ईयर वालों का हो ही गया, हो ही जाता है वो तो। कोई सेकंड मतलब अपन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब कुछ इंटर में पढ़ लेंगे, इतना सब कुछ हमें इंटर में होता है पढ़ने का, ठीक है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो करें स्टार्ट। हम्म, देख लिया सब कुछ? अब कुछ पूछना हो तो पूछो एक बार की बात, कुछ भी पूछना हो तो बोलो। जैसे भूत की तरह मत बैठा रहो, अच्छे नहीं लगते लोग भूत की तरह बैठे हुए।
करें पहले स्टार्ट। मैं इंटरनल लिंक सिलेक्शन कराता हूँ तो एक बहुत बार, लेकिन आज चलो आज इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ हाँ, बोलो सर, कौन सा बोला? हाँ, ये की बात है, मूड मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, चलो लिखो पहला चैप्टर इन्वेस्टमेंट, AS13। सब चीजें कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली करें, लेकिन आप सबको मुझे सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं बहुत चीज आपसे पूछूंगा जो शायद आपके आपने आपके घर वालों ने कर रखी। अमाउंट मत बताना, बाकी सब चीजें बता देना चाहिए। तो चलन साहब, ठीक है ना? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से ही, माधव से। माधव, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो मन में है वो सब बता दो, कोई दिक्कत नहीं। समझा? कोई भी एक आइटम का नाम बता। ये वो बंदा है जो अपने बापू के साथ बोल बैठता है। ठीक है। हाँ कृष्णा बोल। ये मोटी पार्टी है, कि वो आदमी की सोच वही चलती है। ठीक है, हाँ फिर बता क्या बोलना चाहता है, मतलब कोई एग्जांपल, गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बता भाई देवेश। हाँ, आज तो इन्वेस्टमेंट कर लो तुम, पहले उसके बाद करेंगे, ठीक है। हाँ नव्या बोलो। वो स्टॉक होता है नालायक, वो स्टॉक ही ट्रेड होता है। प्लीज कैपिटल, कैपिटल असेट्स को इन्वेस्टमेंट मत बोलना। आप अगर अपनी दुकान में 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ का माल रखते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कभी नहीं। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली वो होता है जिस चीज का आपका व्यापार नहीं होता। भाई जिस चीज का आपका व्यापार हुआ उसे इन्वेस्टमेंट कैसे बोलेंगे? तो यहां पर इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? केवल दो चीजें आती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मतलब आप किस में इन्वेस्टमेंट करो? फ्लैट पर AS13 नहीं लागू होएगा। किस पर? आप शेयर्स खरीदो या सिक्योरिटीज खरीदो। मैंने शेयर्स खरीदे, अब शेयर्स खरीद ली, अब समस्या क्या आई मैं आपको मेरा बताता हूँ, औरों का तो छोड़ो। मैंने एक शेयर खरीदा, ठीक है, फ्यूचर कंज्यूमर। मैंने वो शेयर खरीदा 100 रुपए का, ठीक है। 31 मार्च को उसकी वैल्यू हो गई 120। मेरा 20 रुपए का क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी अनरियलाइज प्रॉफिट है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा? जब मैं इसको बेचूंगा। तो यहां पर अब मुद्दा क्या है कि फ्यूचर कंज्यूमर इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज माय एसेट्स एंड वी हैव टू डिस्क्लोज इट इन बैलेंस शीट एट, बताओ इसको 100 पे ही दिखाऊं या 120 पे दिखाना? नॉमिनल वैल्यू कहते, फेस वैल्यू को बोलते हैं पागल आदमी। हाँ बोलो किस पे दिखाएं? 100 पे या 120 पे? 100 पे। उसने 120 पे, ठीक है, इट इज ओके। किस्मत हमेशा अच्छी नहीं होती। इसकी वैल्यू हो गई 30 रुपए। अब बताओ 100 किस पे दिखाओ? 100 पे या 30 पे? बोलो 100 पे या 30 पे? ये सब चीजें आप डिसाइड नहीं करोगे, ये एज तेरा बता, ठीक है। मेरे साथ हुआ था, मैंने फ्यूचर कंज्यूमर ही खरीदा, इसलिए नाम लिया इसका। मैंने ये शेयर खरीदा था लगभग 27 रुपए में खरीदा था, 27 में या 37 में खरीदा था।
आज इसकी वैल्यू हो रही है 47 पैसे। ठीक है, भुगत रहे हैं, इलाज नहीं है इन चीजों का। क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं। हाँ सच्ची में, अब देख लो चीज है। अब क्या बेचू इसका? 1000 शेयर के कितने रुपए मिलेंगे मेरे को? 70 रुपए मिलेगी बता। और उसमें से वो 200 रुपए तो चार्जेस काट लेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसको 120 पे दिखाना चाहिए, 30 पे दिखाना चाहिए, कि 100 पे दिखाना चाहिए? ये सब चीजें हमें एएस दे रहा है। बात समझ में आई कि एएस दे रहा हमें क्या बोलता है? ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एक शेयर खरीदा, स्टेलियन का खरीदा, ठीक है। मैंने 70 रुपए का खरीदा। वो शेयर 31 मार्च को पता कितने रुपए का हो गया? 420 का हो गया। सच्ची, ये भी शेयर मैंने ही ले रखा है, पड़ा है मेरे पास आज। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि इसको 70 पे दिखाऊंगी, 420 पे दिखाऊं। भाई ने बोला 420 पे दिखाओ। ठीक है, अब 420 पे दिखाने का मतलब क्या हुआ? कि आप क्या करो, 420 माइनस 70 कितना? 350 का क्या करो, प्रॉफिट दिखा दो। ये प्रॉफिट हुआ है जो अभी तक हुआ नहीं। मैंने 350 का प्रॉफिट दिखा दिया, पापा को बता दिया, पापा ने वेरी गुड बोल दिया। पापा जब वेरी गुड बोल देते तो मतलब उनके हिसाब से 350 का प्रॉफिट हो चुका है। आज ये शेयर नालायक वापस 120 का आ गया। सच्ची में मैं पापा से नजर मिलाने की मत नहीं। तो कैसे कोई चीज को हम बुक्स में दिखाएं, वही हमें एएस 13 इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर बताता है। बात समझ में आई? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा सर, हमने 12th पढ़ी, हमने फाउंडेशन भी पढ़ी, 11th भी पढ़ी, इतनी सारी अकाउंट्स पढ़ी, क्या वो हमारे काम आएगी? मेन मुद्दा ये है। तो सुनो, उसका बेस आपके काम आएगा बस। मतलब सर, योगिता बोलेगी सर मेरे तो फाउंडेशन में अकाउंट्स थोड़ी कंप्यूटर है ना, तो सर अब मैं कैसे करूंगी? कोई काम नहीं आएगी, बेस काम आएगा। बेस मतलब आपको पता क्या आना चाहिए? आपको डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए, एंट्रीज फ्रेम करनी आनी चाहिए, वो मैंने फाउंडेशन आपको बहुत सिखाया है। एंट्रीज फ्रेम करनी आनी चाहिए बस, बाकी सब चीजें हम नहीं करेंगे। तो चाहे आपके 200 मार्क्स आए हो या 316 आए हो, सब बराबर है। ठीक है, अब उस चीज को हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो कंटिन्यू करता जाएगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो कंटिन्यू नहीं करेगा वो ड्रॉप डाउन। बात समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है जी, लिखो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखो एनी अमाउंट any amount which we invest in the form of purchase of security, in the form of purchase of security are called investment, are called investment। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इन टू मैनर, इन टू मैनर। पहला इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन अदर देन शेयर, अदर देन शेयर, अदर देन शेयर। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में दो ही तरह के शेयर्स होते हैं। माधव, कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, आप पूरा लिखना भी, मैं शॉर्ट में लिखूं तो भी।
इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अदर देन शेयर्स में क्या क्या आता है भव्या? बोल। इसको पहले लिख लेना दो फिर अब बोल। ऐसे थोड़ी होता है। ये वर्ड मत बोलना, मेरे को आज के बाद याद नहीं आ रहा। मैं आपसे कुछ पूछूंगा ही नहीं जो आपको याद नहीं है। मैं बेसिक बातें करूंगा पूरी। हम एक्चुअल में हम जितनी पढ़ाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सब चीजें आपके प्रैक्टिकल अप्रोच से निकालें। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स के अलावा कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? असेट्स में तो खूब सारी असेट्स, सारी असेट्स ही है बेटा इधर। बोलो और बोलो। नालायक। डिबेंचर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ये यानी अदर सिक्योरिटी हो गई ना शेयर्स के अलावा। बॉन्ड, उसका कृष्णा वाला तो छोड़ेंगे, थोड़ी गोल्ड। अच्छा अच्छा, गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता आजकल, गोल्ड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे अपनी क्लास में सेठ जी हैं, वो दिनेश मोदी जी सेठ आदमी है। अब इन्होंने फिर बता रहा था, हाँ 4 दिन पहले इन्होंने 2 किलो गोल्ड खरीदा। ठीक है, तो अब 2 किलो गोल्ड खरीदने में समस्या क्या है? 2 किलो गोल्ड खरीद तो लेंगे ये, लेकिन 2 किलो गोल्ड इन्होंने खरीदा, उसके बाद उस गोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए 4 आदमी रख दिए घर पे। सुबह शाम बंदूक लेके खड़े रहते हैं। तो जितनी गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ रही, उतना तो उसकी उस पर खर्चा हो रहा है। समस्या हो गई। तो आजकल गोल्ड कैसे खरीदा जाता है आपको? आपको गोल्ड के बॉन्ड मिल जाते हैं। मतलब क्या होता है, अगर जगनानी जी आप आज बोलना घर पे, मूड हुए तो, कि पापा अपने को वो गोल्ड खरीदना है 50 लाख रुपए का, तो एक काम करो आप गोल्ड का बॉन्ड खरीद लो। अच्छा, गोल्ड का बॉन्ड मतलब एक पेपर होता है गवर्नमेंट के पास, 50 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट वो 50 लाख का वो बॉन्ड दे देगा। फिर जब भी आपको उस गोल्ड को सेल करना होगा, वो बॉन्ड आप दे दो किसी को भी, उस दिन की वैल्यू पे आपको गोल्ड के बदले पैसे मिल जाए। ठीक है, आजकल ये तरीका हो गया। इसीलिए वैल्यूज बढ़ रही है। आप देख रहे हो ना, गोल्ड की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ रही है। उसके बहुत से कारण है, वी विल डिस्कस डेफिनेटली, आज भी 1 मिनट में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उसके बहुत से कारण है। अब जगना नहीं, बस उसका एक नुकसान है गोल्ड वोल्ड खरीदने का, उसको तो शादी में नहीं पहन सकती। पता है चला गोल्ड पहनना है तो तूने कागज का टुकड़ा लटका रखा है यहाँ पर, कैसा लगेगा? ठीक है ना, बस वो नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है एक्चुअल में। आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हमें तो ईटीएफ छोड़ो, गोल्ड बॉन्ड खरीदने चाहिए। ठीक है ना, मस्त चीज होती है। ठीक है जी, चलो, ये खूब सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट कर। गॉट इट? यहाँ पे लिख लो आराम से। लिख लिया? अब लिखो, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। अच्छा चलो बात करते हैं 1 मिनट। आप सब अब तो सब फ्यूचर चार्टेड बनने वाले हो। 3 साल बाद सीए माधव जालान, सीए देवेश, सीए भव्या अग्रवाल, साची अग्रवाल सीए, भव्या, क्या बात है, मजा आ जाएगा। सभी सीए बनोगे 3 साल बाद तुम सब के सब। तो आज से स्टार्ट करते हैं। महक, एक छोटा सा बात कर रहा हूँ। अब गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप अपनी अपनी ओपिनियन फ्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड किस चीज की डिमांड है? ये कैसे डिमांड, कैसे शादियों में लोग ज्यादा कंज्यूम करने लग गए? तो फिर बोल। दिखना नहीं, बोल भाई। लिमिट तो आज 3 साल पहले भी था, फिलहाल लिमिटेड हो रहा था। अचानक लोगों ने देखो वो तो लिमिटेड है। हाँ प्रेरणा बोल। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे समझा, जैसे कि नहीं एक्सप्लेन करना नहीं, तूने वर्ड सुना है कहीं ना कहीं तो वो चिपका दिया मेरे सामने। अच्छी बात है वैसे। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जालान साहब। ठीक है। हाँ जालान साहब बताओ। हाँ देवेश।
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा कारण है, उसके लिए एक दूसरा कारण बताऊं आपको मैं? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं माल? फ्यूचर में हो सकता है कि डॉलर को रिप्लेस गोल्ड से कर दिया जाए, जिसकी संभावना 0.0000001% ही है, लेकिन फिर भी संभावना तो है। जैसे जैसे ये मान के चलो, जैसे जैसे यूएसए का वर्चस्व गिरेगा ना, वैसे गोल्ड की वैल्यू। रही बात डिमांड की, अभी मैडम ने बोला डिमांड, बेटा शादियों की सीजन हम बोलते ना, इतना गोल्ड शादियों की सीजन में खरीदा जाता है, वो पूरे साल के कंजम्पशन का 1% भी नहीं है। मतलब ठीक है, हम बहुत अच्छा कंज्यूम करते हैं शादियों के अंदर, बट उसके अलावा बहुत बड़ा फैक्टर, दूसरा फैक्टर, एआई का नाम सुना तुमने? एआई की जो चिप बनती है, उसमें सोने का घर्षण लगता है, बहुत से कारण है, तो वो चीज इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ गया उसका। तो बहुत से कारण है, छोड़ो उस चीज को। तीसरा इन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट वो बहुत जरूरी है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। कोई टाइम पे शेयर मार्केट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता था, कि आप पता सुनते हो ना, जैसे अगर मैंने उस वक्त 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 1 करोड़ हो जाते, हो गए और चुन हो गए लोगों के। वो चीज अब शेयर मार्केट में कम दिखती है लोगों को। दिन पर दिन युद्ध बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही है, कभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, कभी यूएस से ईरान से लड़ रहा है, कभी इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान छोटा सा युद्ध है, वो तो बैटरी नहीं कहता, तो ऐसे कई युद्ध चल रहे हैं, तो सेफ्टी इश्यूज में गोल्ड ही सबसे अच्छा रहेगा। दुनिया में हर चीज के दाम गिर सकते हैं, गोल्ड की और जमीन के दाम नहीं गिर सकते, मतलब जीरो नहीं हो सकती वैल्यू, इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी सबकी वैल्यू जीरो। वियतनाम में 1 करोड़ के बराबर 1 रुपया हो गया था कोई टाइम, 1 करोड़ के बराबर, मतलब वियतनाम का 1 करोड़ रुपया, इंडिया का 1 रुपया, इतनी उसकी वैल्यू गिर गई थी। छोड़ो उस चीज को, अपने काम पे चलते हैं। आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो, तो उनकी वैल्यूज क्या हो, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप। लिखो फर्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलो लिखो फर्स्ट वापस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लिखो फर्स्ट वापस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। साची, करंट एसेट्स क्या होती है, नाम सुना हो तो? विद इन 12 मंथ उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो हुए जो इन्वेस्टमेंट मैंने कितने महीने के लिए किया है, 12 महीने तक किया, 12 महीने से ऊपर किया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो दोज इन्वेस्टमेंट्स which are held which are held for less than 12 month are called short term investment, are called short term investment। सेकंड लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। those investment which are held for more than, अंडरलाइन करना, more than। अच्छा एक बात और, कल से वो पता है ना आपको, 3 पेन लाने हैं, एक तो हाइलाइटर लेके आना है, एक ब्लैक पेन और एक रेड पेन, ठीक है ना? ब्लैक पेन
लिखने के लिए रेड पेन और एक हाइलाइटर हाईलाइट, ठीक है ना। तो मोर देन 12 मंथ को अंडरलाइन कर देना। मोर देन 12 मंथ, those investment which are held for more than 12 months are called long term investment. लो जी, अब लिखो फर्स्ट। लिखो फर्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट is disclosed at, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाया जाएगा? लिखो पहला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब कितने में खरीदा। सेकंड, क्या एनआरवी नहीं होती है, मार्केट वैल्यू, इसका दूसरा नाम भी होता है फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा 100 रुपए का, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, मेरी इंटेंशन है कितने टाइम तक होल्ड करने की है उसको, खाली 12 महीने तक होल्ड करनी है, 12 महीने बाद उसको मैं रीसेल कर दूंगा। और मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 120 है, कितने में दिखाऊंगा, 100 पे। खरीदा 100 में, वैल्यू हो गई 80, कितने में दिखाऊंगा, बस। ठीक है, लिखो सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पेन चेंज करना, इट इज it is always disclosed, it is always disclosed at, it is always disclosed at cost। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे क्यों दिखाएंगे? बेटा मार्केट में वैल्यू रोज घटती बढ़ती रहती है, कभी 10 रुपए ज्यादा, कभी 10 रुपए कम, कभी 20 रुपए ज्यादा, 20 रुपए कम। क्या मैं मार्केट की रेट को देखकर उसको बेचने वाला हूं क्या? भाई मैंने उसको कब कितने टाइम के लिए रख रखा है, 5 साल के लिए रख रखा है, 10 साल के लिए रख रखा है। अब वैल्यू चाहे कितनी भी घटे या कितनी भी बढ़े, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसको हमेशा कितने में दिखाएंगे, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कृष्णा, जितने में मैंने खरीदा। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट लाइन में, बट if there is a if there is a if there is a अंडरलाइन करना, if there is a permanent decline, permanent decline in value of share, permanent decline in value of share, then it is then long term investment is disclosed at, then long term investment is disclosed at, अंडरलाइन करना, is disclosed at market value।
मैंने कोई एक शेयर खरीदा था यस बैंक, आपको बताता हूँ कहानी। मैंने सोचा था इसको देवेश मैं 10 साल के लिए रखूंगा, लिया था, ठीक है। मैंने ये शेयर लिया था लगभग 400 रुपए में। कितने रुपए में लिया था? 400 में 10 साल के लिए रखूंगा। जैसे ही मैंने लिया, कंपनी वालों को पता चल गया कि उस बंदे ने ले लिया, बैंड बजाओ। उसके बाद में फ्रॉड निकला इसमें से, इस बैंक में से सही में निकला, फ्रॉड निकला। और ये बैंक का शेयर, एक शेयर कितने रुपए का आ गया? 12 रुपए का आ गया। किस्मत है, तुम क्या करें। अब 10 साल के लिए रख ले तो 100 साल के लिए रख ले, ये वापस 400 तो नहीं आएगा। आएगा तो बताऊं मैं, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो भी 12 रुपए का शेयर 400 में वापस नहीं आ सकता। इट इज कॉल्ड परमानेंट, की वैल्यू गिरी है, अभी बढ़ेगी नहीं। मतलब एक इतनी लेवल पे गिर गई, अभी 12 का 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 400 तो नहीं होगा। अब इसको फालतू में 400 दिखाने का क्या मतलब? ये तो झूठ दिखा रहे हो आप तो फ्रॉड दिखा रहे हो कि मैंने 1000 शेयर खरीदे थे, कितने के? 400 के। कितने हो गए? 4 लाख के शेयर्स हो गए, और एक्चुअल वैल्यू इनकी कितनी है? 1000 इंटू 12। आपसे बड़ा फ्रॉडी कोई आदमी नहीं, ठीक है। तो अगर नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दिखाएंगे, 400 का 420 हो गया, 380 हो गया, 350 हो गया, वापस 400 हो जाएगा। लेकिन यहां तो बहुत बुरा हुआ भाई, मेरे साथ भी हुआ, सच्ची में हुआ। मैंने खरीदा था 400 में, फिर वो 300 पे आया, मैंने बोला और खरीद लेता हूँ, वो बढ़ेगा। तो मैं 300 पे डबल खरीदे, फिर वो 200 पे आया, मैंने और खरीदे, फिर वो 100 पे आया, मैंने और खरीदे। मेरे को लगा और बढ़ जाएगा, वापस बढ़ जाएगा यार। भाई 400 का शेयर मुझे 100 पे मिल रहा है, मैं क्या करूंगा? खरीद लिए, वो 12 पे आ गया। और ये शेयर हकीकत में पता कितने रुपए तक जाके आया था लास्ट में? 3 रुपए पे जाके आया था। कितने रुपए जाके आया था? 3 रुपए। क्या करें, ठीक है, जो भी है, क्यों पुरानी यादें ताजा कराऊंगा, लेकिन जो भी है। अब इसको मैं किस पे दिखाऊंगा? 12 पे। बोलो जी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ठीक है जी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे दिखाया जाएगा? लोअर पे। और इसको किस पे दिखाया जाएगा? लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन हो तो मार्केट। क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा, अब अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रिम किया जाए। जैसे मैं अभी यस बैंक का एग्जांपल ही देता हूँ, मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं अपना अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अच्छे से शेयर भी खरीद रखे कुछ। मैं थोड़ी फर्जी, एकदम ही फर्जी थोड़ी हुआ, थोड़े से। अशोक नीलैंड ले रखे, मैंने सच्ची में ले रखे। जगनानी जी, मैंने 100 शेयर लिए 120 के, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे मन में आई नहीं है, और शेयर खरीद लेते हैं। कितने के खरीद लिए? एक 12,000 के खरीद लिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया? 200 शेयर और खरीद लिए, कितने के? वैल्यू गिर गई तो 100 रुपए के ले लिए। कितने के हो गए? कितने के हो गए? 20,000। अब एक प्रकार से मेरे पास कितने शेयर हो गए, और कितने रुपए के हो गए? ठीक है। 31 मार्च को मेरे पास 300 शेयर है, कितने के? 32,000। इसको भव्या इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा कि 100 शेयर 120 वाले हैं और 200 शेयर 100 वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के कंपनी का नाम क्या है? अशोक लीलैंड है। तो इसको मैं दिखाऊंगा कैसे? ऐसे दिखाऊंगा कि 300 शेयर है मेरे पास, कितने रुपए के? 32,000 रुपए के हैं। और अगर मैं पर शेयर की वैल्यू निकालू मेरी, तो पर शेयर की वैल्यू महक कितनी आएगी मेरी? 106.। बोलो, ये समझ में आया क्या बोला भाई? अब आप जब शेयर खरीदने जाते हो या कोई भी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करते हो, सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करते हो, टुकड़ा में करते हो। जैसे 120 में खरीद लिया, फिर थोड़ी देर बाद और खरीद लिया, फिर थोड़ी देर बाद और खरीद लिए। तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे वेटेड एवरेज की हेल्प से। अपने फाउंडेशन में किया था ना वो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड। मुझे पता है आपको इतना ही आता है वो, लेकिन अब काम चल जाएगा अपना, ठीक है। कौन से मेथड सिखाएंगे? वेटेड एवरेज मेथड से। गॉट इट? कराओ, लिखो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट लिखिए बस। शेयर्स आर वैल्यू, शेयर्स आर वैल्यू
एक नोट लिख लो छोटा सा, शेयर्स आर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ with the help of with the help of weighted average method, with the help of weighted average, no sir, कहानी खत्म। ये होगी इसकी कहानी बेसिक। ठीक है, क्या बताया इन्वेस्टमेंट में सर मैंने? इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को दिखाया जाएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर, और लॉन्ग टर्म को किस पे दिखाया जाएगा? कॉस्ट। सिंपल। ठीक है, अगर हम एक ही कंपनी के शेयर बार बार खरीदते हैं तो उसको हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड की हेल्प से। अब देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब पुरानी यादें ताजा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कहां से स्टार्ट करें? कृष्णा फटाफट बोलना, बोनस शेयर क्या होता है? कितने रुपए लेती है बदले में? मान लो 100 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कितने रुपए लेगी बदले में? 100 रुपए की मार्केट वैल्यू है और 10 रुपए फेस वैल्यू है। तेरे पास 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर और बोनस दे दिए, जैसे कंपनी कितने रुपए लेगी? जब कोई बात बिगड़ जाए, हाँ देवेश बोल। 10 रुपए। जय हो, जय हो। हाँ नव्या, बोनस शेयर क्या होता है? ठीक है, थैंक यू। आगे, कम प्राइस पे से बोनस शेयर बोलते हैं। हाँ महक, हाँ जिग्नानी, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं यार, क्या कर रहे हो नालायक हो? बोनस मतलब बोनस, अब बोनस के पैसे लोगे तुम? मतलब तुम्हारी दुकान पे दिवाली पे बोल वो मिठाई का डब्बा दिया तो बस ऐसे बोलते हो कि यार मिठाई का डब्बा तो ले जाएंगे, दो काम ये तो एक्स्ट्रा करके ही जा, ये बोलते हो उसको? है नव्या नालायक, दिवाली पे कुछ दिया नहीं दिया स्टाफ को, तो सो क्यों बेरो है? अच्छा ये तो पता है क्या कि अरे आज तक बोनस दे रहे तो आज ओवर टाइम करके जाना, 2 घंटे एक्स्ट्रा रख के जाना। बोले साहब बोनस दिया है आज तो जल्दी छोड़ो, ये तो होता है। बोनस जो वो शेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिखो फर्स्ट, सब चीजें रिवीजन होगी अब आपकी ना। लिखो फर्स्ट बोनस शेयर। लिखो दोज शेयर्स which are given to, अंडरलाइन करना, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगेन अंडरलाइन करना, विदाउट एनी कॉस्ट, आर कॉल्ड बोनस शेयर, आर कॉल्ड बोनस शेयर। ठीक है, याद रह जाएगा ना, ये सब चीज अब काम आएंगी आपके ना। हाँ भव्या, राइट शेयर क्या होता है? उसमें कम प्राइस में देते हैं, समझा थोड़ा सा? मार्केट वैल्यू से कम पे दिया जाता है या फेस वैल्यू से कम पे दिया जाता है? एक तो ना मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना कम, ये सुन लो आज कान खोल के। क्वेश्चन इतना सा है, मार्केट प्राइस से सस्ता है या फेस वैल्यू से सस्ता?
हाँ साची, योगिता, राइट शेयर क्या होता है? लेस देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ओके। प्रेरणा, अब बता, आराम से, रुक रुक, ये तो हो गया। राइट ऑफर क्या होता है? अब सुनना, बजाएगा, एक एक चीज करेंगे, एक एक चीज देखो, जितना आराम से कर सकता आराम से करता। राइट ऑफर क्या होता है? सोच के रखना सारे सारे, कोशिश करना, मतलब है ना। राइट ऑफर क्या होता है? तो फिर राइट ऑफर और राइट शेयर में क्या फर्क हुआ? वेरी गुड। चलो, कृष्णा बोल भी, क्या होता है राइट ऑफर? कौन अटकता है? क्या माथा खराब है क्या? कल रिलायंस कंपनी अगर राइट ऑफर देवे, उसके उसके चुप, उसके लगभग 10 करोड़ शेयर होल्डर है 10 करोड़ शेयर से तो बार्गेनिंग करने के लिए कितने चाहिए? पागल आदमी, तो बार्गेनिंग करेंगे। बोल बोल। राइट शेयर बन जाता है। सही बोल रहे हो। सुनो, राइट शेयर इज नॉट ए जबरदस्ती, लेना ही पड़ेगा। घर पे मम्मी बोलती है ना, बेटा ये जूठी रोटी नहीं छोड़ेगा, खानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं। राइट ऑफर में क्या होता है? कंपनी एक ऑफर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि जो शेयर मार्केट में 100 रुपए का चल रहा है, मार्केट वैल्यू, इश्यू प्राइस से, अच्छा मैडम, फेस वैल्यू सस्ता तो इश्यू ही नहीं कर सकते। ये आपने 12th में पढ़ा होगा। फेस वैल्यू से सस्ते हम केवल दो ही कंडीशन इश्यू कर सकते हैं, अगर पता हो तो। एक तो स्वेट मीठी इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, और दूसरा री इश्यू करते हैं। ठीक है ना, छोड़ो। तो राइट शेयर कभी भी फेस वैल्यू से सस्ता दे नहीं सकते। अब सुनो, 100 रुपए का शेयर है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो ये शेयर 80 रुपए में ले ले। इट इज कॉल्ड राइट ऑफर। इट इज कॉल्ड राइट ऑफर। और अगर उन्होंने उसको ले लिया तो क्या बन जाएगा? राइट शेयर बन जाएगा। अच्छा, मान लो माधव है, माधव के पास कौन सी कंपनी शेयर है तेरे पास? कौन सी कंपनी शेयर है तेरे पास? कौन सी कंपनी के शेयर है तेरे पास? फिर भी बता दे। ड्रीम, ड्रीम जो शेयर थे वो खरीदने होगा रोज। लेंस कार्ड के, लेंस कार्ड के शेयर है तेरे पास। ठीक है, तेरे पास 1000 शेयर है लेंस कार्ड के। कितने शेयर है? 1000 शेयर है, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 400 रुपए चल रही है। कंपनी बोलती है भाई, हम आपको 1:1 में शेयर दे रहे हैं, @300, @300। इसका मतलब यू हैव एन ऑप्शन कि 1000 शेयर तो कितने रुपए के हिसाब से ले सकता है? 300 रुपए के हिसाब से ले सकता है। ताकि 300, 1, 2, 3, 4, 3 लाख रुपए शेयर। ठीक है, तो अब जब तेरे को ऑफर दिया, डेट इज कॉल्ड राइट ऑफर, तूने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गए? राइट शेयर बन गए। क्लियर है? तो मुद्दा क्या है? सर ये क्या रिजेक्ट भी कर सकता है क्या? हाँ, ये तो ऑफर है, अगले के पास पैसे नहीं है, अगले के पास पैसे नहीं है, तो अगला क्या करेगा? रिजेक्ट भी कर सकता है। सर ये क्या बोल रहे हो, 400 को शेयर 300 में मिल रहा है, फिर भी छोड़ रहा है? क्या करे बेचारा, पैसे ही नहीं है। अब पहले ये बता, अगर तूने छोड़ दिया शेयर, थोड़ा भारी क्वेश्चन है, 400 का शेयर था, तो कितने मिल रहा था? 300 में मिल रहा था, सोच समझ के बताना। तू नहीं ले पाया,
तुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ? कितने रुपए नुकसान होते हैं ऊपर शेयर? जनाने कितने रुपए नुकसान हुआ? 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ। नुकसान किस चीज का इसके अंदर? कोई चीज देखो 300 मिल रही है तो नहीं खरीदी तो क्या हो गया? अब इसके क्या है, इसकी इच्छा है कि ये भाई वियतनाम घूम के आए, छोरा बाली घूम के आए। रात को सपना आया माधव को कि यार वहां घूम के आएंगे, ठीक है। और इसने पूरा प्लान सोच लिया सपने में ही कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख में ये मजे करके आएंगे, ऐसे से घूम के आएंगे। सुबह उठा, पापा को बताया, पापा ने हंस के फिर दुकान निकल गए। कितने रुपए बचा लिए तूने? 1.5 लाख बचा लिए क्या? है पापा 1.5 लाख रुपए कमा दिए मैंने, फिर तो हर आधे घंटे में सपने लेना, करोड़पति वैसे बन जाएंगे बापू। नहीं ना। तो यहाँ पर जब आपने खरीदा ही नहीं तो फायदा किस चीज का हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। राइट ऑफर रिजेक्ट करने से आपको कोई भी फायदा नुकसान, ठीक है। लिखो राइट शेयर, दोज शेयर्स, दोज शेयर्स which are given, which are given to existing shareholder, which are given to existing shareholder without existing shareholder at less than market price, at less than market price are called right share. Next, right offer, right offer, right offer. लिखो offer given by, offer given by company to existing shareholder, to existing shareholder at less than market price. Offer given, है ना, at less than market price are called right offer. In this case, in this case, in this case, shareholder has following option. Shareholder has following option. First, accept right offer. Accept right offer. Right offer accept कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? Acquire right share and pay to company. यही करेगा, भी शेयर खरीद लिए और पे कंपनी को पे कर दिया। दूसरा, रिजेक्ट राइट ऑफर। इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब मेरे को बोला गया आपको 1000 शेयर दे रहे हैं 300 रुपए में, आपने नहीं लिया तो क्या होगा? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तीसरा है सबसे खतरनाक,
सेल राइट ऑफ। अब चलते हैं खेल पर, आओ आराम से, अब मजा आएगा। आप में से ईमानदारी वाला होता ना, थोड़ा बहुत भी, चाहे 5 रुपए 10 रुपए, कोई मैटर नहीं करता, कौन कौन शेयर्स में थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करता है? कृष्णा नहीं, देवेश नहीं, महक, जगनानी जी होगा, देख 5-10 करोड़ का तो होगा नहीं है। मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ ना। अब मेरे को दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे कई जने के घर वाले होते हैं, जैसे मेरे घर वाले हो गए, किस किस को गुस्सा आता है अगर उनको बोला जाए कि साहब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, पापा शेयर खरीद लो, पापा बोलते हैं बकवास चीज है। हाँ, हाथों पर करो, 1 2 3, अरे बाप रे 4, ठीक है 4 जने। योर फैमिली इज इन्वेस्टेड, करते हैं, करते ही है, ठीक है। हाँ मैडम, पता नहीं, जिग्नानी जी करते ही है, करते ही है, मुझे पता, करते हैं। हाँ जलान साहब, जलान मैडम, हाँ करते ही है, थोड़ा बहुत करते हैं। नव्या मैम, ठीक है। आप सुनाता हूँ तुम्हें कहानी, दो दोस्तों की कहानी। एक दोस्त है, देवेश, और उसका एक दोस्त है, उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा, देवेश क्या करता है, जो भी पॉकेट मनी वगैरह मिलती है उससे शेयर्स खरीद लेता है। घर वालों को बता नहीं रखा, घर वालों को नहीं बता रखा, कि घर वालों को अगर बताएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना देवेश? तो भाई ने क्या कर रखा है कि जो भी पैसे मिलते हैं, कभी कहीं से 5,000 मिल गए, कहीं से 10,000 मिल गए, कहीं से 50,000 मिल गए, ठीक है, इसकी मौसी इसको बड़ा, हाँ मौसी रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है भाई, क्या दिक्कत, मौसी मामा का लाडला है ये, ठीक है। तो एक बार तो 10,000 दिए थे, सोच गया था, 50,000 से कम में बात ही नहीं करता, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो देवेश ने छुप छाप के आराम से, एक कंपनी है, आराम से, कौन सी कोई नामी कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम बता, देवेश बताना चाहेगा? एचयूएल ले ले, सपना, एचयूएल कंपनी के भाई ने 1,000 शेयर ले रखे हैं, जिनकी वैल्यू आज के दिन में 2,000 रुपए है। सच्ची में 2,000 से प्लस चाहिए। तो कितना बड़ा सीट हो गया वो देख लो पहले तो। 3 4 5 20 लाख रुपए शेयर में रखे, ये वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो गए, ठीक है। अच्छा, ये छुपा रुस्तम है, घर वालों को पता ही नहीं रखा। घर वालों के सामने बोलते हैं कि मेरे दोस्त शेयरों में काम करते हैं, मेरे को दोस्त ही पसंद नहीं है जो शेयर्स में काम करते हैं। मतलब कोई पता है, बापू को पता लग गया तो बापू खाल निकाल देगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है काम। एचयूएल ने निकाला राइट ऑफर, 1 पे 1, @1500। सोचो, 1 मिनट के अंदर 5 लाख का फायदा। 5 लाख का समझे कैसे है भाई, 1,000 इंटू 1,500, 500 का फायदा हो। लेकिन समस्या यह है कि ये कमाने के लिए इसको कितने रुपए चाहिए? 15 लाख चाहिए। देवेश ने तो पाई पाई कि पहले ही शेयर खरीद रखे। आप उसके पैसे नहीं, जेब में पेट्रोल ही कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, देखे इसको कुछ लेके आ, वो कुछ मिला, ओहो ये तो बिल ही बचा है, कुछ और निकाला, और ये तो घड़ी खाली, क्या करें? लेकिन वही बात, मेंटलिटी में तो बढ़िया बुद्धि कुछ भी नहीं है। कॉमर्स का स्टूडेंट है, 5 लाख का नुकसान, मतलब कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो। 5 लाख का नुकसान कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता।
तो फाइनली इसने बोला आज तो फूटना ही पड़ेगा मेरे को, आज तो मैं घर वालों को बता ही दूंगा। पापा राजी होंगे कि 5 लाख बचेगी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ठीक है अच्छी बात है, जैसे आप अभी जितना कमाते हो घर वालों के लिए वो एक बेसिक अमाउंट होती है, ठीक है। तो घर वाले नहीं चाहते कि आप 2-4 लाख रुपए के लिए खराब हो, ये हकीकत है, ठीक है। मतलब अगर मैं ठीक है मैं तो नहीं, मतलब अगर मेरा बेटा कहीं स्टॉल लगाता है और वो वहां से 10,000 रुपये कमा के लाता है, मैं खुश होऊंगा। और वो नहीं भी कमाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बोलते पापा देखो मैं 10,000 रुपये कमा के लाया, मेरा वेरी गुड, पापा कल से ताल में रेडी लगा रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये कमा के लाऊं। तो वो कहानी तो नहीं होनी ना, ठीक है। तो देवेश ने बोला पापा आज तो 5 लाख बचेंगे। गया घर पे हिम्मत करके, खुशी खुशी। पापा ने देखा छोरा राजी है, आज तो करामात करके आया है। अच्छा घर वालों के करामात क्या है कि क्या तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए होंगे, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे लाए होगा, या क्या होगा मैच गेम में खेला होगा उसमें जीत गया होगा, यही होता है और क्या होता है। पापा आपसे बात करनी है। बोल बेटा। तो पापा ये बहुत अच्छी बात बतानी है। कि क्या बताना बेटा, बोल तू आज। ये पापा ये बहुत अच्छी बात बतानी है, मैं मतलब आपका आज प्राउड होएगा अपने बेटे पर, ठीक है। बोल भाई, क्या ऐसी खुशखबरी लिखता है कि पापा वो मैं 5 लाख रुपए कमा लाया। तो क्या बात कर रहा है बेटा, किस चीज में कैसे क्या कमा लाया, ला। क्या उसके लिए पापा पहले पहले आपको 15 लाख देने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 5 लाख दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं। अपन बेटा ऐसा ऐसा क्या कर रहा है, तो ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्या कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ गया ना। नहीं निकलता आजकल, क्या है, संगतें बड़ी हैं वीरान, ठीक है ना, अलग अलग चीजें हैं, तो घर वालों को टेंशन हो गई क्रिमिनल में तो नहीं फंस गया कि नहीं। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छी चीज करके लाया हूँ, आपको बताऊंगा तो आप जी राजी होएगा। अच्छा, इसके पापा का वो लेवल है कि शेयर मार्केट नाम सुनने तो लाल हो जाता है एकदम। तो देवेश ने बोला पापा वो मैंने क्या है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा, पकड़। अरे बाप रे, मतलब पूरी सुनी नहीं, क्या बोला, शेयर में इन्वेस्टमेंट, तो पढ़ने में भेजता हूँ कि क्या काम करने भेजता हूँ, तो मजाक हो रहा है क्या, क्या भाग, आगे से बात ही मत करना। छोरा अपना गाल लेके बाहर निकला, और जब घर वालों की लात पड़ती है ना, तो दोस्त याद आते हैं। कौन याद आते हैं, दोस्त याद आते हैं, कि वही वो गुस्सा निकलता है अगर अच्छा दोस्त है तो देवेश के दोस्त का नाम है कृष्णा, ठीक है। बड़े बड़े जिगरी दोस्त है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बहुत जिगरी दोस्त है, अच्छी बात है। देवेश बोला यार आज तो यार कृष्णा है यार, छोड़ तो गई यार, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, पापा ने यार मारा मेरे को आज, आज तक ही नहीं मारा। कोई बात नहीं, हुआ क्या ये तो बता। अच्छा, ये बंदा है इन्वेस्टर, इसके घर वालों को भी पता है कि ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना अपनी खुद की इच्छा से, खुद की कैपेबिलिटी से, खुद के कंट्रोल में, कहीं बुराई नहीं है। अच्छा कृष्णा के पास एक्चुअली के शेयर वेयर है नहीं कुछ, ठीक है। तो देवेश गया, भाई यार कृष्णा आज तो यार सब खत्म हो गया यार, ये हुआ क्या यार, ये तो बता। यार पापा ने मारा यार, वो पापा ने मारा उसका दुख नहीं है, 5 लाख का नुकसान हो गया उसका दुख तो बड़ी है। मार तो ऐसे ही खा लेंगे, 5 लाख कहाँ से लाएंगे यार, सब खत्म हो गया यार। कृष्णा हुआ बता तो सही क्या हुआ। तो फिर देवेश ने गाया, देवेश ने बोला भाई यार फला एक्चुअल कंपनी के 1000 शेयर ले रखे हैं मैंने, 2000 के हैं, कंपनी मेरे को ऑफर दे रही है, मेरे को वो शेयर 1500 मिल रहा है, बट मैं नहीं खरीद पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। कृष्णा ने अफसोस जताया, वो यार ये तो बहुत बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत बुरा हो गया, कहते यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कृष्णा के अंदर से भी अग्रवाल निकला बाहर, उसने बोला कृष्णा ने कि भाई यार तू तो नहीं कमा पा रहा यार, तेरे तो नुकसान हो गया, लेकिन अगर तू मुझे बोले, सुना,
कृष्णा ने बोला था कि तू तो कमा नहीं पाए, तू एक काम कर, मैं तेरे को पैसे देता हूं और तू वो शेयर लेके मुझे दे दे। राम समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला? कृष्णा बोला भाई तू तो, तेरे लिए तो मैं क्या सांत्वना ही दे सकता हूँ, तो क्या दूं, वो तो है नहीं देने के लिए। लेकिन अगर तू बोले ना तो भाई देख, तेरे पास तो कुछ नफा नफा ना नुकसान कुछ नहीं हो सकता। तो अगर तू मुझे बोले तो मैं तेरे को पैसे दे दूं, ठीक है? एक काम कर, तू उस पैसे से शेयर्स ले ले और मुझे दे दे। इसमें बुराई भी क्या है बताओ? बोल सकते नहीं, हाँ कर सकते हैं भाई, मेरे को तो शेयर मिलना नहीं है, पैसे दे देगा, मैं कंपनी में दूंगा, कंपनी मुझे राइट शेयर देगी, मैं इसको दे दूंगा, दिक्कत क्या है? लेकिन वही बात, वही अग्रवाल कम्युनिटी, बढ़िया वाली बात। ऐसे कॉमर्स वाले सब बढ़िया मानता हूँ मैं, जो कॉमर्स में आ गया वो बढ़िया है, अब बात है। देवेश बिना प्रॉफिट के तो सांस भी नहीं देता, यहाँ तो 5 लाख के प्रॉफिट की बात है। देवेश पता क्या बोलता है, इसमें मेरा क्या फायदा? कृष्ण ने ऊपर से उसको ऊपर से नीचे तक देखा, वारे दोस्ती, बस ये दोस्ती क्या, कि दोस्ती निभाऊंगा, दोस्ती में भाई तैयार है, आधी रात को भी तैयार है, लेकिन ये बता ये सब मैं मेहनत करूंगा, उसमें मेरा क्या फायदा? क्योंकि देवेश गलत बोला कि तू, भाई मैं तेरा काम तो कर दूंगा, ओके है, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? कृष्ण को समझ में आ गया कि इससे बावड़ा नहीं बनेगा। तो कृष्णा ने अब इसको बोला जो सही बात, कृष्णा ने इसको बोला कि एक काम करना, तू ये शेयर 1500 में ले ले, वैसे मैं तेरे को दे ही रहा हूं, और तू मुझे ये शेयर 1600 में दे दे। तो इसमें देवेश के बस कितने बच गए, पर शेयर कितने बच गए? 100 रुपए बच गए। और कृष्णा की कॉस्ट कितने की पड़ गई? आराम से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला? सेल ऑफ राइट ऑफर का मतलब, जब हम शेयर्स खुद नहीं लेकर किसी और को बेच दे, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, मैंने एकदम लाइव बताया, ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये खरीद लिया और इसने उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, इट इज ओके, इट इज वेरी कॉमन। मतलब जितना बोलना आसान है उतना ही आजकल डिमेट अकाउंट खोल रहे हैं, उतना ही करना आसान है, ठीक है? मतलब कृष्णा ये शेयर, देवेश ये शेयर कृष्णा को इजीली ट्रांसफर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सर इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर न तो इसने एक्सेप्ट किया, न रिजेक्ट किया, इसने तीसरा काम किया, क्या किया? चलो राइट, ठीक है। अब देवेश, अच्छा कृष्णा की कितनी कॉस्ट मानी जाएगी उसकी? 1500, 1600 या 2000? 1600, क्योंकि कृष्णा की जेब से कितना गया? 1600। और देवेश को जो 100 रुपए का फायदा हुआ, वो देवेश की इनकम हो जाएगी, जो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम बन जाएगी। वो क्या हो जाएगी? पीएनएल इनकम हो जाएगी, जो कहा जाएगी पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट में एक्सपेंस आता है, क्रेडिट में इनकम। दिखा दो, लिखो, व्हेन व्हेन shareholder when shareholder sell his right sell his right to sell his right to any other person to any other person, then it is called then it is called sale of right offer, sale of right offer, ठीक है? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, sale of right offer is also known as sale of right offer is also known as sale of right offer is also known as right renounce, right renounce, RENOUNCE, right renounce, RENOUNCE, renounce। लिखो नेक्स्ट लाइन में, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट ऑफर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट ऑफर इज ए इनकम, is a income, so credited to so credited to P&L account, so credited to P&L।
लो सर, ये कहानी समझ में आई, हाँ या ना बोलो। एकदम सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं अपन, कुछ भारी बातें ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, तो ये वापस नहीं समझाऊंगा, वहां पर सेल ऑफ राइट ऑफर लिखा हुआ आ गया तो मैं उसको वहां एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये सब आपको प्रैक्टिकल का ही पार्ट है, जो हम एक अकाउंट बनाएंगे उसमें सब वर्ड आएंगे आप। तो वहां बोनस शेयर 1000 शेयर इश्यू करती है बोनस। सर क्वेश्चन ही गलत है, क्यों सर? बोनस शेयर 1000 शेयर कितने में इश्यू किया, वो तो लिखा हुआ ही नहीं है। अबे तो गधो, शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए ना बोनस वाले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्मल डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड। हाँ, नॉर्मल डिविडेंड। हाँ, चलो आपसे पूछ लेता हूँ पहले, फटाफट से। कौन सा बोलेगा? हाँ भाई, जनार्दन। नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है और इंट्रीम डिविडेंड क्या होता है? हम्म, कोई बात नहीं। हाँ भाई, प्रेरणा बोल भी। नॉर्मल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? योगिता बोल भी। ठीक है, फिर इंटरिम क्या होगा? तो बीच में दे दो, 6 महीने से देंगे, वो बीच में ही हुआ बेटा। तो 6 महीने के बीच में दे। नहीं बेटा, देखना नहीं बोल। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। सच्ची बोल। नहीं बोलेगी? मत बोल। हो गया, बोल। नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है? पहली बात तो डिविडेंड का कभी टाइम फिक्स नहीं होता। सीधा कंपनी बंद करने में तुले रहते हो तुम, बताओ भाई। जो कंपनी बंद हो रही है वो डिविडेंड कहां से देगी? उसके खर्चे चुकाने के लिए तो नहीं होंगे। जो डिविडेंड साल खत्म होने के बाद लिया जाता है उसे बोलते हैं नॉर्मल डिविडेंड। साल खत्म होने के बाद, फिक्स वर्ड मत बोलो। साल खत्म होने के बाद मतलब 24-25 का डिविडेंड 31 मार्च 25 के बाद दिया जा रहा है। ठीक है। और जो डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कहां जाएगा? पीएनएल। अच्छा, कैसा भी डिविडेंड मिलो, मेरा डिविडेंड है मेरी इनकम। तो नॉर्मल मिलो चाहे इंटरिम मिलो, ये दोनों क्या आएंगे? इनकम। लिखो, एनी डिविडेंड, एनी डिविडेंड which is any dividend which is received or pay by company, इसी तो मैं करूंगा तो कंपनी पे करेगी, पे बाय कंपनी आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नॉर्मल डिविडेंड। लिखो नेक्स्ट। लिखो नेक्स्ट। इंटरिम डिविडेंड। लिखो इंटरिम डिविडेंड। एनी डिविडेंड, एनी डिविडेंड which is given during the year, during the year is called, is called interim dividend। लिखो नेक्स्ट लाइन में, बोथ डिविडेंड,
both dividend are the income, dividend are the income of shareholder and credited to P&L account and credited to P&L account. बस इतनी गाली लिखो। नेक्स्ट डिविडेंड ये हम कल डिस्कस करेंगे, नाम लिख लो खाली। प्री 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 एक्विजिशन डिविडेंड, प्री प्री पीआरई प्री एक्विजिशन ACQUISATION प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। इतने बजे तक पढ़ेंगे है ना। मजे करो, घर जाओ। अभी 11:30 तक पढ़ेंगे, 2-3 दिन।